नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले एक सप्ताह में जो पॉलिटी और आईआर से सबसे महत्वपूर्ण 5 मुद्दे रहे उस पर हम विचार करेंगे। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज का फाउंडेशन बैच शुरुआत किया जा रहा है, जिसके तहत आईएएस का, आईएएस और यूपी पीसीएस का, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस का, यहाँ पर सभी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर तारीख बैच स्टार्ट करने का और वक्त दिया गया है। विशेष जानकारी के लिए 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस पर भी आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज जो 5 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उसमें से 5 टॉपिक यहां पर आपको दिख रहा है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। दूसरा जो खबर होने वाला है वह अनुकंपा नियुक्ति नौकरी पाने का अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर देखेंगे। इसके बाद तीसरे खबर पर जब हम चलेंगे तो वह यूक्रेन युद्ध से आएगा। यूक्रेन युद्ध ने पटरी से उतारी भारत और रूस का जो डिफेंस डील था, जो हथियार भारत को चाहिए थे रूस से, उसमें डिले हो गया है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात, उससे आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट से खबर आएगा। हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के विवाद रहता है कि छुट्टी बहुत लंबा चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बदला गर्मी की छुट्टियों का नियम। क्या सब बदलाव हुआ है ये देखेंगे। और फिर चीन और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, खास करके पाकिस्तान में जो चीन के द्वारा कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उसमें सबसे अहम सी पैक, उसको लेकर के देखेंगे। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों पर चीन ने भरोसा नहीं जताया है, क्योंकि लगातार वहां पर पाकिस्तान के इंजीनियर्स वगैरह पर अटैक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए पहले खबर पर चलते हैं। अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का जो पुनर्गठन किया गया है, चर्चा में क्यों रहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस समिति में 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। कितने को? 12 सदस्यों को। और कई नए सदस्य जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण जी, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार और सीआर पाटिल। आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके तहत शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका गठन जो है भारत में केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। अगर संविधान को टटोलने की कोशिश करेंगे तो अनुच्छेद 263 में इसकी बात की गई है। यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच किस तरह से बेहतर समन्वय हो सके, इसको स्थापित करने का अधिकार देता है। अगर बात करें सरकारी आयोग का, तो सरकारी आयोग ने इसको एक अस्थायी निकाय बनाने की सिफारिश भी किया गया था सरकारी आयोग के द्वारा। 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसका औपचारिक स्थापना हो गया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा रहित जो होंगे केंद्र शासित प्रदेशों, उसके प्रशासक शामिल होते हैं। वर्ष 1996 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अस्थायी समिति का गठन भी इसके लिए किया गया था। परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय समय पर इसका पुनर्गठन भी किया जाता है। इसके सचिवालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। अब चलिए दूसरे खबर की तरफ चलते हैं। अनुकंपा नियुक्ति नौकरी पाने का अधिकार नहीं है, चर्चा में क्यों आया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा पर नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह मुद्दा था क्या, सबसे पहले इसको समझिए। दरअसल एक याचिका दायर किया गया था। टिंकू के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल जयप्रकाश की वर्ष 1997 में ड्यूटी के दौरान एक अधिकारी के साथ मृत्यु हो गई थी। उस समय जो याचिकाकर्ता टिंकू था वह केवल 7 वर्ष का हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है नाबालिग था, और उसकी मां अनपढ़ थी, शिक्षित नहीं थी। इस वजह से वह तत्काल नौकरी उसके घर से किसी को नहीं मिला पिता के जगह पर, तो वह अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए, वह नियुक्ति के लिए अप्लाई ही नहीं कर सका, आवेदन नहीं दे सका। तो उसने अनुरोध किया कि उसके बेटे का नाम जो है नाबालिगों के रजिस्टर में दर्ज किया जाए, ठीक है, ताकि वह जब वयस्क हो जाएगा तो फिर उसके लिए किसी पद पर विचार किया जा सकता है। वर्ष 1998 में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक जो हैं वह टिंकू के नाम को दर्ज करने का निर्देश भी दे देते हैं। वर्ष 2008 में जब टिंकू वयस्क हो जाता है तो वह सरकारी नौकरी पाने के लिए पद पर आवेदन करता है।
अब यहां पर ध्यान दीजिए, यही से सारा मुद्दा होता है। जब वो आवेदन करता है तो उस वक्त उसके पिता के मृत्यु के तकरीबन 11 साल बीत चुके होते हैं। तो जब अधिकारियों ने इसके आवेदन पर विचार करना शुरू किया तो फिर इसके आवेदन को सिरे से खारिज कर दिया गया। जवाब यह दिया गया कि हरियाणा के 1999 के जो निर्देश हैं उसमें यह बताया गया है कि कर्मचारियों के मृत्यु के बाद ऐसे दावों के लिए 3 वर्ष की समय सीमा ही निर्धारित की गई है और ये 11 वर्ष हो चुका था। अब जब ये होता है तो इसके विरुद्ध क्या करता है जो याचिकाकर्ता टिंकू है, यह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका लेकर के पहुंच जाता है। अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की एकल एवं खंड पीठों ने उसकी याचिका खारिज कर दी सिरे से। टिंकू ने अब ये जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो निर्णय आया तो वह निर्णय उसके पक्ष में नहीं था, तो यह फिर अपील करता है हाई कोर्ट के विरुद्ध। यह कहां पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को लेकर के पहुंच जाता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फिर मामला बैठता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर देखेंगे तो जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस पर सुनवाई शुरू करती है और उसके बाद टिंकू की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। पीठ ने कुछ बातें कही। पीठ ने कहा कि राज्य को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में संबंधित नीति के विपरीत कोई अवैधता जारी रखने के लिए कहने वाला कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि खारिज करते हुए कह दिया गया कि भाई यह आपके अगर कोई व्यक्ति जो जैसे टिंकू के लिए कहा गया कि उसके पिता सर्विस में हैं, तो ये सर्विस का आवश्यक रूल नहीं है, कर्मचारी की सेवा शर्त के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता। पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां परिवार के सदस्य की मृत्यु के समय उत्पन्न तात्कालिक वित्तीय संकट को दूर करने के लिए किया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि हाँ, जो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह अपने परिवार में कमाने वाला केवल एक ही सदस्य था और वह अब नहीं रहा, तो पूरे परिवार पर गहरा वित्तीय संकट हो सकता है। तो इसके लिए विभिन्न मानदंडों को समुचित और सख्त जांच की जाएगी। अब यहां पर यही बात कह दिया गया कि इसमें कोई अधिकार निहित नहीं है जिसका दावा किया जा सके, और दावा वह भी लंबी अवधि के लिए। जो 3 वर्ष समय रखा गया है तो उसके अंतराल पे हो जाता तो भी समझ में आता है। तो यहां पर यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्त में नहीं है। अब समझ लीजिए, इसे किसी भी प्रकार की जांच या चयन प्रक्रिया के बिना आश्रय को नहीं दिया जाना चाहिए। तो अनुकंपा नियुक्ति किसी भी मामले में इसी शर्त के अधीन होगी कि जो दावेदारी पेश किया गया है वह नियुक्ति यदि होता है तो नीति निर्देश और नियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा। यानी कि अब ये बात समझ लीजिए, यह जो कहा गया है कि कर्मचारी के का जो है सेवा शर्त के अंतर्गत ये नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो है पूरे देश के लिए सरकारी नौकरी में अनुकंपा के आधार पर जो लोग नौकरी चाहते हैं, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है। देश भर के तमाम अदालतों के द्वारा ये अब एक नजीर बन जाएगा। तो बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चलिए अब पहुंचते हैं हम जरा अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ और चलते हैं यूरोप। यूरोप में आप जानते हैं तकरीबन पिछले 3 वर्षों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि भारत रूस से हथियारों का आयात करता रहा है, लेकिन अब चूंकि रूस खुद ही इस युद्ध में इन्वॉल्व है तो उसको अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान देना पड़ेगा। और इस वजह से क्या हुआ है कि भारत के साथ रूस के कई प्रमुख रक्षा सौदों भी प्रभावित हुए हैं। अब उसके अंतर्गत कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। देखिए, रूस भारत को समय से हथियारों की डिलीवरी करने में नाकामयाब हो रहा है। वजह वही है कि यूक्रेन के साथ खुद उलझा हुआ है। लेकिन सबसे अहम जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात की गई है। इसके अलावा कई युद्धपोत और पनडुब्बियां भी इसके तहत शामिल हैं जिसमें अब डिले हो सकता है। युद्ध के रक्षा निर्यात में भारी गिरावट देखा गया है। इसकी वजह यूक्रेन युद्ध भी बताया जाता है। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जो है उसकी हथियारों की बिक्री में लगभग 60% की गिरावट दर्ज की गई है। रूस के पूरे
प्रतिरक्षा उद्योग को यूक्रेन युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर से तैयार होना पड़ा है, जिस वजह से देखेंगे तो रूस, चाहे वह उत्तर कोरिया हो जाए, ईरान हो जाए, इन सभी देशों से मिसाइल, गोला बारूद और ड्रोन जो है खुद ही आयात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वजह से भारत की प्राथमिकताओं को वह ध्यान नहीं दे पाएगा। भारत से किया वादा इस वजह से वो पूरा भी नहीं कर पा रहा है। भारत और रूस ने वर्ष 2018 में अधिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 2 युद्धपोत की डिलीवरी 2022-23 तक की जानी थी, लेकिन अभी तक जो है एक भी जहाज नहीं मिला है। रूस ने भारत के साथ डील के बजाय अपने रक्षा आवश्यकताओं को अधिक प्राथमिकता दिया है। इससे सैन्य आधुनिकीकरण की भारत की जो एक योजना है उसको निश्चित तौर पर धक्का पहुंचा है। और सबसे अहम जो मैंने कहा, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं भारत के लिए बहुत जरूरी था। अमेरिका ने हालांकि इसकी आलोचना उस समय किया था, फिर भी भारत आगे बढ़ के किया, लेकिन अब यह अलग तरीके से रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी निर्धारित जो डिलीवरी का समय था पिछले वर्ष से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सभी 5 बैटरियों की डिलीवरी वर्ष 2023 तक होनी थी। अब तक रूस ने केवल 3 बैटरियां दी है। भारत ने रूस से तेजी से डिलीवरी करने के लिए कहा है, लेकिन इनके 2026 से पहले मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। इसके अलावा पनडुब्बी की बात करते हैं तो पनडुब्बी मिलने में भी 3 साल की देरी हो रही है। भारत और रूस ने वर्ष 2019 में एक परमाणु पनडुब्बी की लीज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। समझौते के तहत यह कहा गया था कि इसकी डिलीवरी जो है वर्ष 2025 तक हो जानी है। पनडुब्बी के वर्ष 2028 से पहले अब आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। चूंकि इस मुद्दे पर काम ही नहीं शुरू हो पाया, तो भारत जो कुल मिलाकर के यह चाहता था कि अपने सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर सके, उसको और पुख्ता तौर पे दुरुस्त कर सके, वह कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम रूस के नजरिए से देखें तो। अब चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं गर्मी की छुट्टी को लेकर के बहुत हाई तौबा मचता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। और बदलाव के तहत देखेंगे तो एक तो छुट्टियों की अवधि में कम किया गया है। इसके अलावा जो अवकाशकालीन जज शब्द हुआ करता था उसको भी खत्म करने का निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम में हर साल होने वाली गर्मी छुट्टी को अब जो आंशिक न्यायालय कार्य दिवस नाम दिया गया है, वहीं वेकेशन जज के नाम को भी बदल करके केवल जज अब कहा जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों को लेकर यह कहा गया कि बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार इस पर विवाद चल रहा था। इसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि एक तरफ जहां देश भर के जो न्यायालय हैं वहां पर मामले काफी अधिक लंबित हैं और दूसरी तरफ जज इतने लंबे समय तक छुट्टी पर चले जाते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के संशोधन का हिस्सा था, लेकिन बदलाव के लिए अब यह सुप्रीम कोर्ट दूसरा संशोधन नियम 2024 यहां पर बन गया है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। देखिए, 95 दिनों से ज्यादा नहीं होगी छुट्टी। अब जो नई बातें कही गई है, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आंशिक न्यायालय कार्य दिवस की अवधि और कोर्ट के साथ उसके दफ्तरों की छुट्टियां चीफ जस्टिस तय करेंगे। कौन तय करेंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वही तय करेंगे। इसे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई जो है वह भी किया जाएगा। ये छुट्टियां जो है रविवार को छोड़ दिया जाए और रविवार को छोड़ करके 95 दिनों से अधिक नहीं होगा, जबकि ये छुट्टियां पहले इसकी संख्या देखें तो 103 तक हुआ करता था। चीफ जस्टिस लेंगे अंतिम फैसला। उस वक्त जो है DY चंद्रचूड़ थे, अब ये जज नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। आप जानते हैं नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। चीफ जस्टिस जो है वही अंतिम फैसला लेंगे। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि आंशिक न्यायालय कार्य दिवस या छुट्टियों के बीच नोटिस के बाद सभी एडमिशन जरूरी नियमित मामलों के लिए एक या एक से ज्यादा जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे मामले में भी ऐसा किया जा सकता है और ये सारे फैसले जो हैं CJI ही करते हुए नजर आएंगे। और यहां सबसे अहम बात यह है कि अब अवकाशकालीन पीठ भी नहीं होगा। इससे पहले इस तरह का व्यवस्था था कि हर साल जब गर्मी की छुट्टी होती थी, सर्दी की छुट्टी होती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से बंद नहीं होता था। मान लीजिए छुट्टी के दौरान भी किसी खास चीज पर बहुत जल्दबाजी में निर्णय देना हुआ या जल्दबाजी में पीठ बिठाने की आवश्यकता हुआ, तो उस वक्त
एक अवकाशकालीन पीठ की स्थापना किया जाता था। लेकिन अब इस शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। एक हाल ही में जो प्रकाशित हुआ है सुप्रीम कोर्ट कैलेंडर 2025, उसके मुताबिक आंशिक अदालती कार्य दिवस 26 मई 2025 से शुरू होकर 14 जुलाई 2025 जो है उस तक खत्म होगा। अब चलते हैं जरा हम पाकिस्तान और चीन में, देखते हैं क्या हो रहा है। आप जानते हैं चीन का सदाबहार मित्र पाकिस्तान रहा है और इस वजह से चीन ने पाकिस्तान में बहुत सारे परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये सारा अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। कारण यह है कि चीन के जो इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं, उस पर लगातार पाकिस्तान में आतंकी हमला हो रहा है और सबसे ज्यादा जो हमला हो रहा है वह बलूचिस्तान प्रांत में हो रहा है। अब बलूचिस्तान प्रांत के विषय में समझ लीजिए कि पाकिस्तान का एक तरह से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के लिहाज से, हालांकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे कम और सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। बलूच लोग वहां पर रहते हैं और उनकी डिमांड है कि वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। बलूचों को लगता है कि पाकिस्तान सरकार जो है चीन के साथ मिलकर के उसके संसाधनों का दोहन कर रही है, इसीलिए समय समय पर वो विद्रोह करते रहते हैं। सीपैक प्रोजेक्ट जो है वहीं से गुजर रहा है, बलूचिस्तान में उसका अधिकांशतः हिस्सा जा रहा है। ग्वादर पोर्ट के विषय में आपने सुना ही होगा, वो वहीं बन रहा है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए चीन के लिए लाजमी हो जाता है कि वह पाकिस्तान में अपने जो है सैनिक तैनात करे, या फिर कह सकते हैं कि वह सुरक्षा दृष्टिकोण से कुछ ऐसा कार्य करे। यही बात अब पाकिस्तान के सामने उसने रख दिया है कि भाई साहब, आपके जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पर हमें भरोसा रहा नहीं, क्योंकि लगातार सुरक्षा आप कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे नागरिकों की हत्या की जा रही है। तो अब जो है अपनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के वह पाकिस्तान पर दबाव बनाने लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब यहां पर उभर करके सामने आ रहा है कि पाकिस्तान इन सब चीजों को लेकर के चीन के साथ कैसे डील कर पाता है। अक्टूबर में जो आप जानते हैं कि चीनी कामगारों पर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया था और हाल के दिनों में ये चीजें लगातार आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा, चाहे वो कराची एयरपोर्ट के बाहर जो है कार विस्फोट हुआ हो। इस हमले में देखेंगे तो चीनी निवेशकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बुनियादी ढांचे की परियोजना से जुड़े इंजीनियर को निशाना बनाया गया था। पूरा खेल ही वही बलूचिस्तान वाला है। इस हमले में 2 चीनी कामगारों की मौत भी हो गई थी और बहुत इसको लेकर के आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में काफी चर्चा हुआ था और यह भी कहा गया कि ये जो पूरा कार्यक्रम लीक हुआ था, जो इंजीनियर्स का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, वह अंदर से लीक हुआ था। इसीलिए पाकिस्तान सरकार पर, पाकिस्तान की सेना पर चीन अब भरोसा नहीं दिखा रहा है और वह कह रहा है कि एक संयुक्त सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए। संयुक्त कहने का मतलब है ये जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा इसमें पाकिस्तान के अधिकारी और चीन के भी अधिकारी शामिल होंगे। चीन चाहता है कि अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह अपनी कर्मी को ही तैनात करे, पाकिस्तान इसकी इजाजत दे। चीन चाहता है अपनी सुरक्षा तैनाती और इस बात को लेकर के चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग की जो पाकिस्तान यात्रा हुआ था, अभी जो एससीओ का मीटिंग हाल ही में हुआ है, संघाई सहयोग संगठन, जब ये वहां पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे तब इन्होंने पाकिस्तान के समक्ष अपनी बातें रख दिया था कि सुरक्षा कर्मियों को आप बेहतर माहौल दीजिए और किस तरह से हमारे सुरक्षा कर्मी वहां रह सके, इसको लेकर के एक प्रस्ताव को मंजूरी दीजिए। ऐसा माना भी जा रहा है कि पाकिस्तान के पास अब कोई चारा रह नहीं गया है, कोई राह नहीं है बाकी, इसीलिए संभव है कि पाकिस्तान के संसद इस बात पर मुहर लगाती हुई नजर आएगी और चीन के प्रस्ताव को सरकार जल्द ही मंजूरी दे सकती है। अब देखना यह होगा कि वाकई ऐसा पाकिस्तान के द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा और यदि प्रस्ताव पास करके ये कहा जाता है कि आप चीन की आर्मी पाकिस्तान में रह सकती है, तब फिर अलग तरह की स्थिति उत्पन्न होगा। एक नई तरह की आप देखेंगे राजनीति जो पूरी दुनिया में उत्पन्न हो पाएगी। कुल मिलाकर के इस पूरे सप्ताह ये 5 खबर चर्चा में बना रहा है। उम्मीद है आपके पठन पाठन में यह उपयोगी साबित होगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।